ओके, देखिए सभी जो है अपना पेज नंबर 54 निकालिए। पेज नंबर 54, ये जो 32 पेपर वाली किताब है इसका पेज नंबर 54 जल्दी निकालिए। ठीक है, और सभी बात बंद कर दो बिल्कुल। हाँ, पेज नंबर 54 54 पेपर है आपका 2 दिसंबर 2020 तीसरी पाली का। करो शुरू। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, किस राजा ने, देखो जो क्वेश्चन एसएसटी का है और जो मैंने आपको पढ़ा रखा है तो मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन सा राजा था वो आपका? ययाति केसरी। ययाति केसरी जो है उसने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, याद रखना। और उड़ीसा का जो है प्राचीन काल में नाम क्या था? उड़ीसा को किस नाम से जानते थे? ठीक है, उड़ीसा को कलिंग के नाम से जानते थे। उड़ीसा का जो है प्राचीन भारत में नाम कलिंग था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। आई बात समझ में? कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। और कलिंग युद्ध अशोक ने 261 बीसी में जीता था। इस युद्ध के कारण उसका दिल परिवर्तित हो गया था, वो सिद्धार्थी बन गया था, पहला हराम था। ठीक है, अपने 99 भाई की हत्या करके वो गद्दी में बैठा था। ओके, नेक्स्ट है, आगे चलिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा, तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। 3 दिन पहले मैंने क्वेश्चन पोस्ट करा था, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। क्या होती है? सोयाबीन होती है। ठीक है, याद रखियो। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को, जो कि अमरकंटक से निकलती है। और मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है नर्मदा पर है, और उसी के पास में भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? किसके अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 79 में क्या है? 79 में संसद का गठन है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे। 85 में क्या है? 17वां सान। 85 में है 17वां सान, सत्र का विघटन करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? तो तोते की तरह करती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो देखो यहां से आपका आर्टिकल 100% आपका पेपर में आपके आर्टिकल 100% आएगा। ठीक है, और नृत्य भी आपके 100% आने 2-3, तो नृत्य आपके टिप्स होने चाहिए। ओके, चलिए आगे है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? यानी भारत में वित्त आयोग कितने सालों बाद में गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग हर 5 साल बाद में गठित होता है। कितने साल बाद हुए? 5 साल बाद में हुआ। ठीक है, अब मुझे आप बताइए वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग है? 280 में। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है आपका आर्टिकल 280 में है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पिछले सेट में पूछा गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? 108 में। ठीक है, 2 आर्टिकल हो गया आपके। कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 118 में क्या है, बताइए। 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन हो गया। आर्टिकल 118 में क्या है? वेरी गुड, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। याद रखो,
और यहाँ पे एक बात और याद रखियो, अगर लोकसभा का स्पीकर अब्सेंट हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष मतलब जो है, ठीक है। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अब्सेंट हो तब अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति नहीं करने का, उपसभापति करेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात ना करे। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। अगर कोई भी संसद सदस्य लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रह जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। कोई दिक्कत? चलो आगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, याद रखियो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो हैदराबाद शहर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर है। चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक है, याद रखियो, ओके। नेक्स्ट है, एक चीज और है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। एक हैदराबाद एक सिकंदराबाद, दोनों को जो है जुड़वा शहर कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर, छोड़ दो इसको। 9वां क्वेश्चन है आपका, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? 40 साल। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी परियोजना भी पूछी जाएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो जो सिक्किल माला है उसका संबंध है बांसुरी से, बांसुरी वादक है, ठीक है। चलिए, द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा का संबंध कहां से है? तिब्बत से। दलाई लामा जो है तिब्बत के धार्मिक गुरु है, जिसने भारत में शरण ले रखी है या भारत ने उसको अपनी नागरिकता दे रखी है, ठीक है। और जब बात नागरिकता की आ गई है तो मुझे बताइए किस भाग में नागरिकता है? संविधान के कौन से भाग में नागरिकता है? वेरी गुड, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है और भाग आपका 2 है, याद रखियो, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कल आया था आपके पेपर में, मैंने डिटेल में बताया था और वही आ रहा बिल्कुल जो टॉपिक में बता रहा, पेपर इन्हीं में से आना, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना मेरे से सीख रहे, ठीक है जी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? कल क्या पूछ रखा था पेपर में पिछले वाले में कि इब्न बतूता किस देश का है, ठीक है। आज क्या पूछ लिया, किसके शासनकाल में आया था? तो दोबारा फिर बता रहा, इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का था। मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है। दूसरी बात, इब्न बतूता भारत में जो है 1333 में आया था, 1333 में। उस समय दिल्ली में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जो गाजी मलिक के नाम से था, ठीक है। उसके बाद में इसने एक किताब लिख रखी जिसका नाम है रेला। क्या है? रेला या सफरनामा, ठीक है। रेला या सफरनामा, या इंपोर्टेंट किताब है। इसमें इसने जो है अपनी यात्रा वृतांत का उल्लेख किया है और यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। उस समय जो काजी का पद था, ये सबसे बड़ा पद था। फिर इसे अपना दूत बना के चीन भेजा था, ठीक है, याद रखियो। जलालुद्दीन खिलजी, देखो ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो था सुल्तान बनने से पहले एक निर्दयी शासक था। जैसे ये सुल्तान बन गया तो ये सबसे सीधा बन गया, बिल्कुल, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद का नाम था कड़ामानिकपुर, ठीक है, अपने चाचा की हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था। कोई दिक्कत? चलिए, और ये सबसे बूढ़ा, सबसे वृद्ध शासक भी था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सल्तनत काल में, यानी 1206 से लेकर 1526 के बीच में दिल्ली पर शासन करने वाला सबसे बूढ़ा शासक कौन था, तो आपका आंसर
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा, याद रखियो। ठीक है। और अगर मुगल काल की बात करें 1526 से लेकर 1707 के बीच में, तब आपका आंसर शेरशाह सूरी होगा। ठीक है, याद रखियो। ओके। फिरोज तुगलक, सबसे ज्यादा नहर बनवाई थी फिरोज तुगलक ने, आपका फिरोजाबाद। ठीक है जी। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया था। और ये हिसार हरियाणा का, जौनपुर, ठीक है, ये सारे नगर इसी ने बसा रखे। और फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख शासक बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी याद में जो इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने क्या बोला था कि शासक को जनता से और जनता को शासक से छुटकारा मिल गया। ठीक है ना। इसने 5 योजनाएं चलाई थी, पंचो योजना फेल हो गई थी इसकी। इंपोर्टेंट है, इसे इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख शासक बोलते थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा पढ़ लिख गया था कि लोगों ने इसकी कदर नहीं की। ठीक है ना। और एक चीज और बोलते हैं इसको, रक्त पिपासु। एक बार जिसके पीछे पड़ गया, ठीक है, हाथ धो के, तो उसे हमारे भी नहीं छोड़ देता बिल्कुल भी। अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे दूसरा सिकंदर कहते हैं, और दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक था ये। ठीक है। और दक्षिण भारत को उत्तरी भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, जिसके बीच में से नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी गुजरात में अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपया का नाम दिया था? इससे पहले सेट में क्वेश्चन भी सेम टू सेम था, मैंने पहले बता दिया। एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगी, आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन सेम टू सेम आने हैं। ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपया नाम दिया था? तो कौन था वो? शेरशाह सूरी। कब चलाया था? 1542 में। कब चलाया था? 1542 में। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था फरीद खान था। ठीक है। और अब्बास खान शेरवानी, ठीक है, जो इसका दरबारी इतिहासकार था, उसने तारीख शेरशाही लिखी थी 1545 में। कालिंजर अभियान के दौरान इसके हाथ में एक अग्नि अस्त्र पटक जावे और इसकी मृत्यु हो जावे। उस अस्त्र का नाम था, वो बमगोड़ा था, उक का नाम था उसका। ठीक है भाई। तो कालिंजर अभियान के दौरान जो है वहां का शासक था कीरत सिंह। ठीक है। 2 युद्ध इंपोर्टेंट है इसके। पहला 1539 में चौसा का युद्ध है, हुमायूं को पराजित करे। दूसरा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, हुमायूं को हरा दे, और हुमायूं इसे 1532 के युद्ध में हरा देता है। ठीक है। फिर 1540 के बाद में हुमायूं देश छोड़ा भाग जावे, सिंध के रेगिस्तान में घूमता है। ठीक है। इसी बीच उसकी मुलाकात हमीदा बानो बेगम से हो जाती है, उससे ब्याह कर ले। फिर अकबर पैदा हुए 1545 में। ठीक है। चलिए, तो शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, इंपोर्टेंट है। जीटी रोड बनवाया था इसने। यस। अकबर अकबर के भी कुछ इंपोर्टेंट है पॉइंट, जैसे अकबर ने आपका फतेहपुर सीकरी बसाया था, आगरा से आगे चल के है। उसी में बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, 1573 में बसाया था। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था? ताकि गुजरात और राजस्थान के जो राजपूत शासक है उन पर अपना कंट्रोल रख सके, इसलिए उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, याद रखियो। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। और 1579 में मजहर की घोषणा करी थी, और 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। 1606 में 10 लाख का इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसका अंतिम जो अभियान था वो था असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का जो किला है इसने सोने की चाबी से खोला था, ओपन करा था। ठीक है, याद रखो। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में 56 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह। ठीक है। और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू कौन था? जो शेरशाह सूरी था, इसका जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, उसका सेनापति और वजीर यानी प्रधानमंत्री था। ठीक है। तो हेमू की आंख में तीर लग जावे, इसलिए वो युद्ध में मूर्छित यानी बेहोश हो जावे, युद्ध हार जावे। हेमू ने इतिहास में 24 युद्ध लड़े, 24 में से लगातार 23 युद्ध वो जीता है। ठीक है। और हेमू ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। पूरे इतिहास में केवल 14 ऐसे शासक है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। ठीक है। चलिए, अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। हाँ, लेकिन मुगल काल में अगर बात करें, हेमू और टोडरमल
दोनों आते हैं, ठीक है। कृष्ण देव राय ये वहां का था, विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, इंपोर्टेंट है। हेमू डी ऑप्शन आपका है, ये मैंने बता दिया। एक बात रह गई थी, हरियाणा के रेवाड़ी में सड़कों पे ये नमक बेचता था, मोटा नमक, ठीक है, तो ये बढ़िया था। अगला देखो, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखो, एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी G20 का सम्मेलन हुआ भारत में 3-4 दिन पहले, ठीक है, तो उसमें एडीबी के जो चेयरमैन है उनको बुलाया गया है। एडीबी का मुख्यालय पूछते हैं कहां पर है, वेरी गुड। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मनीला में। मनीला किस देश की राजधानी है, फिलीपींस की। फिलीपींस जो देश है, इसी देश के चौथे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। उसकी याद में मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, याद रखियो, ओके। तो फिलीपींस जो देश है ये आपका प्रशांत महासागर के तट पर है, मछली वहां का राष्ट्रीय खाद्यान्न है, ठीक है। और फिलीपींस के पास में ही प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, जो 11,033 मीटर गहरी है, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सी रेखा भारतीय भू मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत का बीच से होकर गुजरती है, याद रखो, ठीक है। जीएसटी, अच्छा, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। भारत ने 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की थी, ठीक है। और सबसे अधिक जो दर है इसकी मेरे हिसाब से 10, 18, 28 है, तो 28% सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई, याद रखियो। और क्या बताना था इसमें, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी कैसा टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है, याद रखियो। अगला है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जी, पोटेंशियोमीटर का, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, ठीक है, उस स्टेबलाइजर में 2 घड़ी लगी रहती है, जिस घड़ी के बीच में ए बना रहता है वो आपका अमीटर होता है और जिसके बीच में वी बना रहता है वो वोल्टमीटर होता है, और जिसमें पी बना रहा है, पी बड़ा पी, वो पोटेंशियोमीटर हो गए। अगर जरा सी भी बिजली रहेगी तो सुई हिलेगी एकदम, ठीक है ना, याद रखो। तो ये जो है ये 12वीं क्लास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 22, देखो बीच का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये नहीं आने की, ठीक है ना, केवल करंट अफेयर 2022 और 23 याद रखो, जो लेटेस्ट चल रही है आपकी अच्छे से। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। मैंने आपको स्टैटिक जीएस में सभी राजवंश के संस्थापक लगवाए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें आ चुके हैं अब तक, ठीक है। तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, इंपोर्टेंट है। किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। अच्छा किसी लिख रहा भैया, किसी, देखो कोई भी राज्यपाल, राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का एजेंट होता है। 3 दिन पहले बात बताई थी मैंने, जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का है वही काम राज्य में राज्यपाल का है, ठीक है। दोनों की शक्ति भी बराबर ही है, बस राष्ट्रपति के पास थोड़ी ज्यादा शक्ति है, राज्यपाल के पास में कम है, ठीक है, याद रखियो। तो किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति का हाथ उसके ऊपर है तब तक वो अपने पद पर रहेगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल नहीं है, लकड़ी का फर्नीचर, छोड़िए इनको। अगला क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 के संस्करण की मेजबानी किसने की, ऑस्ट्रेलिया ने, छोड़िए इसको। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है। पहली बात, राष्ट्रमंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, यह याद रखो, पीडब्ल्यूडी नहीं, हाँ सीडब्ल्यू, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। कॉमनवेल्थ होता क्या है, कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का संगठन है जिन देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया
वे सभी इसके सदस्य होते हैं, याद रखो। ठीक है, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य 1949 में बना था, ये भी याद रखो। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था, और आज 14 सितंबर ही है, यानी हिंदी दिवस है, ये भी याद रखो। 1949 में ही चीन आजाद हुआ था, आपका चाइना। भारत चीन से 2 साल पहले आजाद हुआ था, आज चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है। पाकिस्तान हमसे 1 दिन पहले आजाद हुआ था, आज पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है। ठीक है, 1949 में आपका नाटो बना था, NATO, नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 30 देशों का एक संगठन है, याद रखो। तो 1949 में जो जो था वो सारा बता दिया। एक बात और भी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखो। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है जी। नाटक, अच्छा, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना, कैप्टन कुक ने खोज करी थी इसकी। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है डार्लिंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है एमू। एमू शतुरमुर्ग, न उड़ने वाले क्या है, पक्षी है। ओके, कंगारू का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे ज्यादा ऊन जो है, फैदर की ऊन, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बते रहोगे तो ना, तो चलो। सफेद हत्ती वो थाईलैंड में पाया जा, यहाँ कंगारू पाया जाए, कंगारू, कंगारू का देश बोलते हैं इनको। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बताना कुछ, नहरों का देश बोलते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा नहर आपकी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की जीवन रेखा कौन सी नदी है, सिंधु नदी, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, और वहां पर जो है कराची के पास में कहां गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है, याद रखो। भारत के बारे में तो हमें पता ही होगा। चलिए आगे। यूनाइटेड किंगडम, यूके अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन, एक ही बात है। इस देश का लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, सबसे छोटा संविधान है। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र आपका नेपाल है, जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। और भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखो। ठीक है, कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और 65 देशों की यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी, तब 65 देशों का संविधान पढ़ा था, तब जाकर भारत का संविधान लिखा था। और 64,93,000 कुछ कुछ रुपया खर्चा आया था। आपका संविधान हाथों से लिखा हुआ है, संसद भवन में आज भी लिख रखा है। ठीक है, याद रखो। चलिए, तो देश के बारे में जाना करो। 2600 क्वेश्चन पा जाओ इसी नाम से। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटे की लड़ाई कब हुई थी। अब आपको याद होगा, जब मैंने देखो विजयनगर के क्वेश्चन अभी पहले भी कहा, कृष्णदेव राय वाला वो विजयनगर का ही है। इससे पहले सेट में भी आपका जो विजयनगर के बारे में आता कि विजयनगर कब आजाद हुआ था, बहमनी कब आजाद हुआ था। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से ही होगा। ठीक है, और मैंने तब आपको ये लड़ाई भी बताई थी, मैंने बोला था तालीकोट और राक्षस तागड़ी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे विजयनगर की। विजयनगर आजाद कब हुआ था, 1336 में। शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन आवेगा इसी में से, एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है। तो विजयनगर 1336 में आजाद हुआ था, उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है भाई, उसके बाद में ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राज्य था। एक मुस्लिम राज्य भी आजाद हुआ था, उसका नाम था बहमनी। ठीक है, वो हुआ था 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू उसका संस्थापक था। ठीक है, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में, नाम था उसका तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तागड़ी का युद्ध। तो बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दिया था, ईंट से ईंट भिड़ा दी थी उसकी, उसके केवल खंडर बचे थे बस। ठीक है, याद रखो, तो इंपोर्टेंट था ये। और विजयनगर में, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी जो स्थापना करी थी वो हरिहर एंड बुक्का ने करी थी। हरिहर अलग था, बुक्का अलग था, दोनों भाई थे ये अलग अलग, 2 भाई थे, मतलब एक का नाम हरिहर था, एक का नाम बुक्का था। ठीक है, तो हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी, इनके पापा का नाम था संगम। तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश ने शासन किया। उसके बाद सुलुभ वंश ने शासन किया, उसके बाद तुलुभ वंश ने शासन किया। संगम, सुलुभ एंड तुलुभ। ठीक है, याद रखो। और यहां पर जो यात्री आए थे
निकोला द कोंटी, बारबोसा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष थे वो कहां से मिले थे? कर्नाटक के हम्पी से। हम्पी का रथ आपके कोई से नोट पे छप रहा, ठीक है, याद रहा क्यों? ठीक है ना? तो हम्पी का जो, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिले थे वो कर्नाटक के हम्पी से मिले थे, याद रहा क्यों? और हम्पी आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है। 1984 में उसे जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, याद रहा क्यों? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो था, इसकी जो वाइफ थी ना, वो पूरे यूरोप महाद्वीप में एकमात्र बीएससी फिजिक्स से थी, एकमात्र बैचलर थी पढ़ी लिखी। ठीक है, और इसी ने ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था। ठीक है, इसे जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रहा क्यों? प्रख्यात संगीत पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबले से। इंपोर्टेंट है, बाद में चलिए पढ़ ले, या पढ़ाई कम आओ, चलिए जाओ जाओ। पंडित किशन महाराज तबला वादक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, गैसों के बारे में कौन सा कथन सही है? गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? 74.04%। ठीक है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में है। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014, 15 2014 को। ठीक है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई? आपका केल्विन होता है। किस तापमान पे केल्विन, सॉरी, फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में? 36.9 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट। ठीक है, ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोंग लोक नृत्य प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने बताया रखा आपको, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। LIC का क्या मोटो है? जिंदगी के पहले भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, LIC का मोटो इंपोर्टेंट है, याद रहा क्यों? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में, इंपोर्टेंट है, मैंने त्योहारों में आपके टिक लगवा रखा सरहुल। ठीक है, देखो 39वां क्वेश्चन बड़ा है, मैं शॉर्टकट बता रहा। ठीक है, और मैंने बताया था आर्टिकल में। नंबर 1 बात ध्यान से सुनो, आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा, 80 क्लोज 3 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। आर्टिकल 331 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट करता है। आर्टिकल 333 के द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल छोड़कर जम्मू कश्मीर को 1 एंग्लो इंडियन को राज्य विधानसभा में नॉमिनेट करता है। जम्मू कश्मीर में 2 महिलाएं नॉमिनेट होती है। ठीक है, आर्टिकल सेम है लेकिन महिलाएं होगी बस, वो भी 2। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण महाराज सागर बांध है, अच्छा कृष्ण राज है भाई, महाराज नहीं। कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? कावेरी। ठीक है, बूढ़ी गंगा कहते हैं कावेरी को। दक्षिण भारतीय गंगा कौन सी है? गोदावरी। बूढ़ी गंगा कावेरी। ठीक है, तुंगभद्रा कर्नाटक में बहती है। हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले थे। कृष्णा जो है दक्षिण भारत की इंपोर्टेंट मतलब नदी है, और ये प्रायद्वीपीय नदी है। काली नदी भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इन पर जो है, जो डैम है आपके, जो जल परियोजनाएं है, सारी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही पूछी जावे। ठीक है, नदी परियोजना मैंने टिक लगवा रखी।
ठीक है, तो याद रखो ना अच्छे से। पेज पलटो। अगला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल में पूछा था मैंने, क्या लिख रहा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना गया है? यानी आईएएस और आईपीएस का उल्लेख किस आर्टिकल में है? सीधी सी बात यह है, 312 में है। ठीक है, और 315 में किसका संबंध है? यूपीएससी का, वेरी गुड। और राज्य लोक सेवा आयोग का भी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, और आर्टिकल 312 के द्वारा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 1964 के बाद में, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, याद रखना। ओके, चलिए। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? सद्कार्यों में विश्वास, मतलब सीधा सा है, अच्छा सॉरी, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप, गलत हो गया था भाई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आचरण और आत्म निर्माण का चरम स्वरूप। ठीक है, वैसे मैं एक चीज और बता दूं, इनमें से एक जो है आत्मा को मानता है, एक नहीं मानता। ठीक है, एक तो पुनर्जन्मों पर विश्वास करता है, एक नहीं करता। ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपोर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है? देखो, आपके घरों में टेलीविजन चले, एलईडी चले और डिश भी लग रहे होगे, तो हर जितने गांव में मतलब टेलीविजन है, सबके उसमें चित्र साफ आवे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे घर में साफ आ रहा, पड़ोसी का खराब आ रहा होगा। ठीक है, तो जो बराबर जो क्वालिटी आती है वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा आती है। यानी आपके गांव में जो है ना केबल बिछ रहे होंगे, उसके अंदर जो तार होता है वो बारीक बारीक से, वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और आपका हीरा, हीरा भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। कोयले से यानी कार्बन से हीरा बन सकता है, हीरे से कार्बन नहीं बन सकता। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। पदार्थ कौन सा? हीरा। ठीक है, चलो। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ये मैंने बता दिया था आपको। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ रखा। इनको क्वेश्चन पूछना था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आपका आंसर होगा। ठीक है ना? हाँ, बंगाल आना चाहिए इसमें, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और भारत का कौन था? भारत का था विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखो। चलो, कौन सा ताप दरड़ प्लास्टिक का बेकेलाइट? चलिए छोड़िए इसको। देखो, 47वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, आप मुझे बताइए, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? क्योंकि मैंने राजधानी आपको लगवा रखी सारी। मैड्रिड किस देश की राजधानी है? और उस देश का जो राष्ट्रीय खेल भी बताना आपको साथ में। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई वहां का राष्ट्रीय खेल है, और वहां कपड़ों पर अखबार छपते हैं। ठीक है, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में है, और सुरकोटदा से क्या मिला था? घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के कंकाल मिले थे, घोड़ा, हॉर्स। ठीक है, सुरकोटदा से। कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात में ही आपका क्या है? लोथल है, जो कि भोगवा नदी पर है। ठीक है, और गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं, कितने? 1400 प्लस। देखो यहां पर 3 क्वेश्चन बता रहा आपको। नंबर 1, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है ओवरऑल। अगर बात भारत में करें, हरियाणा के हिसार में है राखीगढ़ी, ये भारत में है। अगर सबसे छोटे की बात करें, अल्लादीनो है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, याद रखो। और कुछ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, सर जोल मार्शल उस समय भारत के कौन थे? एएसआई थे। ठीक है, या उसके नेतृत्व में की थी। अभिनव बिंद्रा पहला एकमात्र ऐसा भारतीय है जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सिंगल उसमें गोल्ड मेडल जीता। ठीक है,
बाकी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दूसरे क्षेत्र से क्या संबंधित है कृषि उपकरण, ये छोड़ दीजिए। तो आपका मैंने क्या करा दिया, आपका मैंने सेट नंबर पेपर नंबर 7 पे करा दिया, ठीक है। तो आप डेली पेपर को याद करो, सारे क्वेश्चन में घुमा फिरा के बजाने हैं, ठीक है, अच्छे से कर लो। आपका टेस्ट होगा 10 टेस्ट का एक साथ ही, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें से आओगे, जो जो मैं बता रहा वो भी रखूंगा, ठीक है। तो एक सेट या 2 सेट, एक सेट अगला पढ़ो नया और 2-3 सेट पिछले रिवाइज करो, क्योंकि जीएस अगर आपको याद रखनी है तो रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, चलिए।